डीआरडीओ की तरफ से अभी एक ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है जिससे बस 100 रुपये में ही दुश्मन की ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है। आखिर क्यों भारत को अभी दो अलग अलग टाइप की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है और MQ-9B ड्रोन क्या सच में अब आउटडेटेड हो चुके हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर बेस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी ड्रोन स्वार्म और लो कॉस्ट एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक एडवांस लेजर वेपन सिस्टम पर काफ़ी एग्रेसिवली काम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा दुर्गा 2 और मार्क 2 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम होने वाली है। मॉडर्न बैटलफील्ड में चीफ क्वाडकॉप्टर, लॉइटरिंग मुनिशन और सर्वेलेंस ड्रोन एक बड़ा थ्रेट अभी बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे मिसाइल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि इनसे नष्ट होने वाले ड्रोन्स कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं, जिससे डिफेंडर को इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ता है। इसी वजह से लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। मिसाइल सिस्टम की तरह ही एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाली कंसेंट्रेट एनर्जी बीम को फायर करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे फायर होने वाले एक लेजर शॉट की कॉस्ट सिर्फ कुछ ही लीटर फ्यूल की इक्विवेलेंट होने वाली, जिससे पर एंगेजमेंट कॉस्ट एक्सट्रीमली लो रहने वाली है। इस टेक्नोलॉजी का एक और बड़ा एडवांटेज इसका वर्चुअली अनलिमिटेड मैगजीन डेप्थ होने वाली। मिसाइल बैटरीज में क्या होता है कि जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं उतने ही टारगेट को एंगेज किया जा सकता है, लेकिन लेजर बेस्ड सिस्टम पावर सप्लाई अवेलेबल होने तक कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकते हैं। अभी अगर दुर्गा 2 प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम होने वाला है जिसका आउटपुट 100 किलोवाट से ज़्यादा हो सकता है। ऐसे पावरफुल लेजर वेपन को थियोरेटिकली हम ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट तक के सेंसर को भी नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही डीआरडीओ की तरफ से एक टैक्टिकल सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है जिसको मार्क 2 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम कहा जा रहा है। ये लगभग 30 किलोवाट स्टैंडर्ड का होने वाला है, जो स्पेशली स्वार्म ड्रोन्स और स्मॉल यूएवी को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की तरफ से है। रिसेंट स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के मुताबिक भारत को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए अभी दो अलग अलग टाइप के सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें एक मिसाइल सैचुरेशन अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होने वाला है, जो कि हेवीली डिफेंडेड टारगेट के खिलाफ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले अगर मास डिप्लॉयबल क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत अभी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSCM प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ये मिसाइल टेरेन हगिंग फ्लाइट प्रोफाइल के साथ ऑपरेट करते हैं, जिसे मिसाइल ग्राउंड से काफ़ी क्लोज फ्लाई करता है। इस तरह के लो लेवल फ्लाइंग की वजह से रडार डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसका प्राइमरी रोल सैचुरेशन स्ट्राइक होने वाला है, इसमें एक साथ डॉजन या उससे ज़्यादा मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में सैचुरेशन अटैक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं होने वाला है, बल्कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को आउट नंबर करना होने वाला है। जब एक साथ बहुत सारे क्रूज मिसाइल अटैक करेंगे तो दुश्मन को इनको काउंटर करने के लिए अपना इंटरसेप्टर मिसाइल रैपिडली लॉन्च करना पड़ेगा और उसका रडार जो है वो इतने सारे मिसाइल को एक बार में ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिससे एक डिफेंसिव गैप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में अभी मल्टी बैंड रडार्स और नेटवर्क सेंसर का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे लो अल्टीट्यूड टारगेट को भी डिटेक्ट करना धीरे धीरे संभव होने लगा है। इसी वजह से इनिशियल फेज में दुश्मन के रडार सिस्टम को टारगेट करने के लिए अभी एक ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस होने लगा है जो लो ऑब्जर्वेबल टाइप का मिसाइल होने वाला है, जिस वजह से अभी लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल को भी डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। ऐसे मिसाइल का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक AGM-158 जैसा हो सकता है, जिसमें मिसाइल का डिज़ाइन स्पेशली स्टेल्थ ऑप्टिमाइज होने वाला है। इसमें शेपिंग, कंपोजिट मटेरियल्स और इन्फ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर ऐसे मिसाइल को एयर, लैंड और सी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा तो भारत को मल्टी डोमेन स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल सकता है। ऑपरेशन लेवल पर देखा जाए तो फ्यूचर स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में सबसे पहले स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को एनिमी के रडार्स और एयर डिफेंस साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद मास डिप्लॉयबल लो लेवल क्रूज मिसाइल को रिमेनिंग टारगेट को सैचुरेशन अटैक में नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अभी दो डिफरेंट क्लास की सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है।
अगला अपडेट भारत के हाई वैल्यू सर्वेलेंस ड्रोन की सर्वाइबिलिटी की तरफ से है। रिसेंट बैटलफील्ड ट्रेंड के मुताबिक अभी हाई अल्टीट्यूड यूएवी की सर्वाइबिलिटी को लेकर काफी सीरियस कंसर्न सामने आ रहे हैं। पर्टिकुलरली MQ-9 रीपर फैमिली के ड्रोन को रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में काफी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। ओपन सोर्स डिफेंस एनालिसिस के मुताबिक पिछले कुछ सालों में कई MQ-9 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की मदद से शूट डाउन किया गया है। खास करके यमेन, ईरान और यूक्रेन में क्रैश होने की खबर सामने आई है, जिससे क्लियर हो चुका है कि स्लो मूविंग और लार्ज यूएवी कंटेस्टेड एयर स्पेस में काफ़ी इजी टारगेट बन रहे हैं। ओरिजिनली MQ-9 जैसे ड्रोन को परमिसिव एयर स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी वीक या लिमिटेड होते थे, जिस वजह से आराम से अपना मिशन कर रहे थे। लेकिन अभी मॉडर्न बैटलफील्ड में लॉन्ग रेंज सरफेस टू मिसाइल्स, एडवांस रडार नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काफ़ी रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत अभी लगभग 31 एडवांस यूएवी एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें MQ-9B सी गार्डियन और MQ-9B स्काई गार्डियन वेरिएंट शामिल होने वाले हैं। ये डील करीब $3 बिलियन की होने वाली है और इन ड्रोन्स को अभी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अभी इनकी हाई कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से डिफेंस प्लानर अभी ये समझ रहे हैं कि ऐसे हाई वैल्यू यूएवी को कंटेस्टेड एरिया में ऑपरेट करना काफ़ी रिस्की होने वाला है और ये जंग जैसे हालात में अपनी वैल्यू को प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने के लिए ग्लोबली एक नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसे एस्कॉर्ट ड्रोन या यूएवी बॉडीगार्ड कहा जा रहा है। ये रिलेटिवली लो कॉस्ट ड्रोन मेन सर्वेलेंस यूएवी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय ऑपरेशन और एनिमी रडार डिस्ट्रक्शन जैसे रोल को परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ केसेस में स्वार्म ड्रोन का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल चीपर यूएवी फॉर्मेशन में फ्लाई कर सकते हैं और अगर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम हमारी मेन यूएवी को टारगेट करने की कोशिश करता है तो ये डिकॉय की तरह काम करेंगे और दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, जिससे हमारा प्राइमरी सर्वेलेंस यूएवी अपना मिशन एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब भारत के लिए कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से भी काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करके MQ-9B ड्रोन को एक्वायर किया जा रहा है। तो अगर इनको सेफली आगे चल के भारत को ऑपरेट करना है तो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना भारत के लिए काफी जरूरी होने वाला है। और इसके अलावा भी इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम में काफी कंपनीज लॉटरिंग मुनिशन, स्वार्म ड्रोन्स और ऑटोनोमस यूएवी टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे हैं। तो फ्यूचर में इन प्लेटफॉर्म को हाई एंड ड्रोन्स के एस्कॉर्ट मिशन के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के ऑटोनोमस बैटलफील्ड सिस्टम और रोबोटिक म्यूल टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी एक रोबोटिक म्यूल प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप शोकेस किया गया। ये रोबोटिक म्यूल बेसिकली एक अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल होने वाला है, जिसे स्पेशली बैटलफील्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी रोल सोल्जर के साथ मूव करते हुए एम्युनिशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सर्वेलेंस गियर या फिर बाकी मिलिट्री सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करना हो सकता है। अब इस तरीके की रोल के लिए पहले नॉर्मल म्यूल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी इनको रोबोटिक म्यूल से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। प्रोटोटाइप डिजाइन को देखा जाए तो ये क्वाड्रुप्ड रोबोटिक प्लेटफॉर्म होने वाला है, यानी इसमें 4 मैकेनिकल लेग्स मौजूद होने वाले हैं, जिससे ये अनइवन टेरेन पर भी स्टेबल मूवमेंट मेंटेन कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर एक गधे या घोड़े की तरह होने वाला है, लेकिन ये मैकेनिकल होने वाला है। ये सिस्टम स्लोप, रॉक या ऑब्स्टिकल पर भी आराम से मूव करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि माउंटेन और फॉरेस्ट रीजन में काफी आसानी से मूव कर सकता है। अगर ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसे रोबोटिक म्यूल का सबसे बड़ा एडवांटेज सोल्जर के फिजिकल लोड आउट को रिड्यूस करने का होने वाला है। अब हाई अल्टीट्यूड एरिया में सोल्जर को कभी कभी 30 से 40 केजी तक का इक्विपमेंट को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। अब ऑटोनोमस लोड कैरिंग रोबोट या ये रोबोटिक म्यूल जो है वो इस बर्डन को काफी कम कर सकते हैं, जिससे ट्रुप मोबिलिटी और ऑपरेशनल एंड्योरेंस काफी इंप्रूव हो सकता है। ये सिस्टम स्पेशली हिमालयन डिप्लॉयमेंट जैसे एनवायरनमेंट में काफी यूजफुल साबित हो सकता है, जहां रग टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक काफी चैलेंजिंग हो जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स एडवांस सेंसर, एक्चुएटर्स और ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले, जिससे वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टेरेन पर भी मूव कर सकते हैं। फ्यूचर वर्जन में इन रोबोट्स को ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम और रिमोट कंट्रोल इंटरफेस के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर भी अभी मिलिट्रीज रोबोटिक म्यूल और ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल पर काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम अभी मॉडर्न वॉरफेयर में सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक और कॉम्बैट सपोर्ट रोल में काफी काम आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।